हाँ जी, हमने क्या कहा स्ट्रीमलाइन फ्लो में हमने कुछ इस तरह से एक ट्यूब ली। इस ट्यूब के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस हमने कंसीडर कर ली। पोजीशन P, पोजीशन Q, पोजीशन R। P पे हमने V1 वेलोसिटी मानी, Q पे हमने V2 मानी और R पे हमने V3 मानी। और अब हम कह रहे हैं कि कोई भी पार्टिकल इन पॉइंट्स को अगर क्रॉस करता है तो इन पॉइंट पे वेलोसिटी उनकी, अगर मान लो P को क्रॉस करता है कोई भी पार्टिकल, तो उसकी वेलोसिटी V1 ही होगी। ठीक है, Q को क्रॉस करता है वही पार्टिकल, Q पोजीशन को क्रॉस करता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, V2 ही रहेगी। और R को क्रॉस करता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, V3 ही रहेगी। यानी कि मैंने यहाँ पे ये बात स्पेशली लिख दी कि एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट वेलोसिटी मींस कांस्टेंट, या सेम बोल दो आप, सेम। और इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से नोट से कवर करके जाना कि ये ऐसा फ्लो होता है जिसमें हर एक पार्टिकल एग्जैक्टली सेम पाथ फॉलो करता है। किसका, अपने आगे चलने वाले का। ठीक है, आगे चलने वाले का सेम पाथ फॉलो करता है और किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी वही होती है जो आगे चलने वाले की होती है। ठीक है ना, समझ गए आप सभी लोग। अब हम आते हैं लेमिनार पे कि लेमिनार फ्लो कैसा होता है। ठीक है, लेमिनार, ये बात थी स्ट्रीमलाइन की। लेमिनार फ्लो की हम बात करते हैं। देखो भाई बच्चों, लेमिनार फ्लो की बातें कैसे करी जाएंगी। एक बात, लेमिनार फ्लो के लिए हम क्या कहते हैं, मान लो कि हमने कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस लिया। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल सरफेस मैं एक ट्यूब से ले लेता हूं। तो आपको भी पता है कि जो सेंट्रल लेयर होती है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाते हो वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होती जाती है, उसकी डिक्रीज होती जाती है। वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। इसके लिए मैं लेमिनार फ्लो के लिए मैं एक ट्यूब लेना चाहता हूं। ये मेरे पास एक ट्यूब है। ठीक है, इस तरह का एक ट्यूब है मेरे पास जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या रहता है, यूनिफॉर्म रहता है थ्रू आउट इट्स लेंथ। ठीक है, इसका जो एरिया होगा वो यूनिफॉर्म रहेगा थ्रू आउट इट्स लेंथ। क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये हम मान लेते हैं इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, हाँ जी, ये देखो बच्चों पार्टी, ये हमने मान लिया इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, थोड़ा ज्यादा मान लेता हूँ। ठीक है, अब देखो बच्चा, इसने क्या कहा कि अगर हम इससे लिक्विड का फ्लो कराते हैं तो लिक्विड किसकी फॉर्म में फ्लो होगा, लेयर्स की फॉर्म में फ्लो होगा। ठीक है, लेयर्स की फॉर्म में फ्लो होगा। और जो सेंट्रल लेयर होगी उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। मतलब हमारी जो ये सेंट्रल लेयर है जो मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, उसकी जो वेलोसिटी है वो सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, उसकी जो वेलोसिटी है वो सबसे ज्यादा होगी। लेकिन जैसे ही आप सेंटर से ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होती जाती है, उसकी डिक्रीज होती जाती है। तो हम उसको डिक्रीज कर देते हैं ना। हाँ जी, ये देखिए कि सेंट्रल लेयर की वेलोसिटी आपको मैक्सिमम रखनी है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हो वैसे वैसे वेलोसिटी क्या कर देनी है, आपको डिक्रीज कर देनी है बच्चों। ये देखो भाई, मैं अभी आपको डिक्रीज करके दिखाऊंगा उसकी वेलोसिटी। ठीक है, पहले मैं ये 3-4 लाइन ड्रॉ कर दूं। ठीक है, हम कहते हैं कि लिक्विड लेयर की फॉर्म में ट्रेवल करता है, उस बात को मैं फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, लिक्विड लेयर की फॉर्म में ट्रेवल करता है। तो हमने क्या कहा जी, हमने कहा कि सेंट्रल लेयर का जो वेलोसिटी होगा वो मैक्सिमम, उसके बाद वेलोसिटी क्या करेगा, डिक्रीज। ठीक है, ये देखिए इस तरह से, ये इस तरह से हम कहते हैं कि वो डिक्रीज करता है जी। अगर डिक्रीज करता है तो वेलोसिटी उसकी क्या होती जाएगी, जैसे जैसे हम लेयर ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, अब देखो लेयर्स की फॉर्म में फ्लो करना, और ये लेयर्स एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होती। ये बात भी है कि हमने यहाँ पे क्या क्या बातें लिखी हैं। हमारे पास एक ट्यूब है और ट्यूब में से लिक्विड का फ्लो हो रहा है, और सेंट्रल लेयर का जो स्पीड है, सेंट्रल लेयर की जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम है, वेलोसिटी मैक्सिमम है। और ये डिक्रीज होती है जैसे ही हम सेंटर से अप जाएं या डाउन जाएं। और ये लेयर्स कभी मिक्स नहीं होती एक दूसरे के साथ, लेयर्स कभी भी मिक्स नहीं होगी, मिक्स कभी नहीं होती है। ठीक है, यानी कि हमने क्या लिखा कि इफ ए लिक्विड इज फ्लोइंग और ए हॉरिजॉन्टल सरफेस विद स्टेडी फ्लो
and moves in the form of layers of different velocity which do not mix with each other, then the liquid flow is called laminar. यानी कि उसको हमने क्या बोला, लैमिनार। एक बात और स्पेशली नोट करना बच्चों, भाई मान लो मैं इस लेयर के साथ डील कर रहा हूँ, केवल एक लेयर के साथ डील कर रहा हूँ। अगर मैं एक लेयर के साथ डील करूँ ना बच्चा, तो ये फ्लो आपका स्ट्रीमलाइन नहीं होगा। याद रखना कि अगर मैं एक सिंगल लेयर के साथ डील कर रहा हूं ना, तो ये फ्लो कैसा है, स्ट्रीमलाइन ही है। ठीक है, अब देखो लास्ट है हमारे पास टर्ब्यूलेंट फ्लो। टर्ब्यूलेंट, टर्ब्यूलेंट को हम इरेगुलर फ्लो बोलते हैं बच्चा। टर्ब्यूलेंट फ्लो, टर्ब्यूलेंट फ्लो, टर्ब्यूलेंट फ्लो का मतलब है इरेगुलर फ्लो। इरेगुलर का मतलब है कि ना तो ये स्ट्रीमलाइन है, ना ये बच्चा लेमिनार है। ठीक है ना भाई, ये इरेगुलर है। ठीक है, मतलब इसकी जो वेलोसिटी रहती है वो ग्रेटर रहती है क्रिटिकल वेलोसिटी से, या आप यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी को नहीं जानते तो आप इसको सीधा सीधा लिख देंगे इरेगुलर फ्लो। इरेगुलर, इरेगुलर फ्लो। जैसे कि कैसे हम इसका एग्जांपल देते हैं, जैसे कि हमारी टंकी है, टंकी हमारी गई है फुट, अब उससे जो पानी निकल रहा है और नीचे जो गिर रहा है, जो फ्लो ये शो कर रहा है ना, वो इरेगुलर फ्लो है। वो रेगुलर फ्लो थोड़ी ना है। आपने देखा होगा पानी ऐसे गिरता है फिर एकदम से ऐसे उठता है, ऐसा ऐसा सा होता है ना वहां पे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो फ्लो होते हैं ना उनको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। या आपने देखा होगा कि कोई भी तालाब वगैरह है या कोई नदी जा रही है और उस नदी में हमने अगर ड्रिल कर दिया तो उससे पानी निकल के कैसे गिरता है। या आपने देखा होगा स्विमिंग पूल वगैरह में गए हो तो वहां पे वेव्स जनरेट होती हैं, वो जो वेव्स होती है ना वो टर्बुलेंट फ्लो को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती हैं। वो टर्बुलेंट फ्लो को रिप्रेजेंट करती हैं। नाउ वी मूव टू a very simple concept. That simple concept is critical velocity. critical velocity क्या चीज होती है, कैसे हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, critical velocity क्या होती है, ये वो वेलोसिटी होती है जहां तक फ्लो क्या रहता है। ठीक है, फ्लो जहां तक स्ट्रीमलाइन रहता है। ठीक है, और उसके बाद इसका फ्लो क्या हो जाता है, टर्बुलेंट हो जाता है। ठीक है, चलो उस पर बात करेंगे अभी। ठीक है, एक बार मैं इसने जितनी जगह ऑक्यूपाई करी है हम उसको बंद कर देते हैं। ये लो जी, अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक देखिए बच्चा पार्टी क्या है, हमारा टॉपिक है क्रिटिकल वेलोसिटी। किस तरह से हम उसको डिफाइन करेंगे, कैसे हम उस पर बातें करेंगे। हमारा टॉपिक है क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी देखो बच्चों कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं। देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, इसने ये कहा है कि ये वो वेलोसिटी है जहां तक इसका फ्लो स्ट्रीमलाइन है, मतलब उस वैल्यू तक इसका फ्लो स्ट्रीमलाइन है। इसके बाद इसका फ्लो कैसा बन जाता है, टर्बुलेंट बन जाता है। ठीक है, वेलोसिटी अप टू विच इट्स फ्लो इज स्ट्रीमलाइन एंड आफ्टर विच या अबोव विच बोलो आप, अबोव विच इट्स फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट। अब देखो बच्चों, आपको मैंने ये कह दिया कि भाई यही मान लो कि इस ट्यूब से लिक्विड का फ्लो हो रहा है, जो इसकी वेलोसिटी है वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जब मैंने आपको कहा कि क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड करती है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे, और डिपेंड करती है डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे। ठीक है, और डिपेंड करती है रेडियस ऑफ ट्यूब पे, इसके रेडियस पे भी डिपेंड करती है। इसका जो ये रेडियाई है ना, ये देखो ये इसका रेडियस है, इसके रेडियस पे भी डिपेंड करती है। तो आप फॉर्मूला तो बहुत इजीली बना दोगे, काफी एक्सपर्ट हो आप इस तरह के फॉर्मूला बनाने में। सबसे पहला इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपका यही था कि आप इस तरह के फॉर्मूले बनाते थे, आपको याद होगा। तो देखो ऐसी सिचुएशन जब भी आती है ना, आपको डिपेंडेंसी दी होती है, ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये डेंसिटी, और ये आपका रेडियस ऑफ द ट्यूब। तो आप सीधा सीधा क्या लिख लेते थे कि VC इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट K, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी
डेंसिटी और रेडियस, और इनकी पावर लिख दो आप a, इसकी पावर लिख दो b और इसकी पावर लिख दो c। अब हमारा टारगेट क्या है? अब हमारा टारगेट है इनकी पावर्स को ढूंढना। बस जैसे ही पावर इनकी हमारे सामने आएंगी वैसे ही हमारा रिजल्ट बन जाएगा, और वो रिजल्ट होगा किसके लिए? क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए। तो बच्चा पार्टी सबसे पहले काम स्टार्ट करते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या चीज होता है? देखिए, इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 L-1 और T-1। जहां तक मुझे याद है, क्या मैं सही हूं? क्या मेरा डायमेंशन फॉर्मूला बिल्कुल सही है? m1 L-1 T-1, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए है बच्चों। ठीक है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जब इसका फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला बनाया था, तभी से मेरे को याद है ये। ठीक है, अच्छा डेंसिटी क्या होता है भाई? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का m1 डिवाइड बाय वॉल्यूम का L3 होता है, ऊपर आएगा तो m1 L-3, दिस इज फॉर डेंसिटी। और ये आपका है रेडियस। रेडियस के डायमेंशन किसके होते हैं? लेंथ के होते हैं। तो तीनों के डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पे रखो, और LHS वाली साइड में वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है L1 T-1। आप लिखोगे एज LHS and RHS are equal, LHS is equal to RHS, LHS और RHS इक्वल है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा? मास तो होता नहीं है, m0 L1 T-1, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ LHS साइड। RHS में कांस्टेंट का 1 ले लो बच्चा पार्टी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का अभी अभी लिखा है m1 L-1 T-1, पावर है उसकी कितनी? 1 इक्वल। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम m1 L-3, इसकी पावर कितनी बेटा? b r का मतलब लेंथ, लेंथ की पावर कितनी बच्चों? c। अब देखो बेटा, अब आपको LHS को बैठा रहने दो, इसको हम पावर को अंदर लेके जाते हैं। पावर को अगर अंदर लेके जाऊं तो m की पावर 1 इंटू a, L की पावर -1 इंटू a तो -a, और t की पावर -1 इंटू a तो -a। b से मल्टीप्लाई करो बच्चों, m की पावर b, L की पावर -3b, और L की पावर कितना बच्चों? c। बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो m की पावर a प्लस कितना आ गया बेटा? b। यहाँ पे b है, यहाँ पे a है, और लेंथ की पावर ढूंढो -a -3b, और प्लस कितना आया बच्चों? c। टाइम की पावर ढूंढो बेटा, टाइम एक मेरे को यहाँ पे दिख रहा है बस, तो टाइम की पावर -a, और यहाँ पे इस साइड LHS वाली साइड में कौन बैठा है? m0 L1 T-1, ये आपके पास यहाँ पे बैठा है। हाँ जी, तो अब यहाँ से हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आएंगी? देखो भाई, वो वैल्यूज आपके पास क्या बननी चाहिए? ठीक है, देखो जी, टाइम को टाइम के साथ इक्वेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो मुझे टाइम पता है क्या, यहाँ पे -a बैठा दिखा, और यहाँ पे -1 बैठा दिख गया। तो जैसे मुझे ये दिखा, मैंने कहा क्यों ना यहाँ से इन दोनों को इक्वेट किया जाए, तो -a इज इक्वल टू -1, यानी कि a की वैल्यू भाई सीधी सीधी आपके पास 1 आ गई। a की वैल्यू 1 आ गई बच्चा पार्टी। a की वैल्यू 1 आते ही मैंने कहा अब मास की वैल्यू को इक्वेट कर लो। अब मास की वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे a प्लस b है, तो आप क्या लिखोगे भाई? a प्लस बी इज इक्वल टू 0, यानी कि a इज इक्वल टू -b, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई? -1। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। अब देखो लेंथ की पावर यहाँ पे कितनी है और यहाँ पे कितनी है? लेंथ की पावर है -a -3b प्लस c, दैट इज इक्वल टू -1। ठीक है ना भाई? तो -a की जगह पे -1, a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1 रखनी है, तो यहाँ पे बन गई -1 माइनस ऑफ 3b, 3b की जगह 3 प्लस हो गया भाई, प्लस c इज इक्वल टू -1, है ना? तो आपके पास ये क्या बना कि ये बन गया 2 प्लस सी, दैट इज इक्वल टू -1, है ना? अच्छा जी, तो c इज इक्वल टू -2 और -1 और -2, तो -1 -2 -3 बन गया भाई मेरा, तो यानी कि -a -3b प्लस c, दैट इज इक्वल टू
किसके इक्वल था? -1 के इक्वल थोड़ी ना था, +1 के इक्वल था ना बच्चा पार्टी। बोल जाया करो बेटा, ऐसी ऐसी बातें बता दिया करो मेरे को। +1 था तो ये आपके पास बना c की वैल्यू -1 बनी बेटा। तो c की वैल्यू भाई -1 बन गई बेटा, b की वैल्यू भी -1 है भाई, और a की वैल्यू +1 है। तो ये तीनों वैल्यूज उठा के पुट इन 1 में पुट कर दो। पुट वैल्यूज ऑफ abc इन 1, पुट वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन 1 में पुट करो भाई। 1 में जैसे ही आप पुट करोगे तो VC की वैल्यू कितनी आएगी बच्चा पार्टी? कांस्टेंट K कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की पावर A की वैल्यू कितनी है? 1, और रो की पावर कितनी है? -1, R की पावर कितनी है? -1। तो फॉर्मूला फाइनल जो रिजल्ट बनना चाहिए वो क्या बना है हमारे पास? K इंटू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिवाइड बाय R into rho. This is the final result for critical velocity. This is the final result for critical velocity. Note it down. ठीक है, अगर किसी को डाउट है तो बोल दो भाई बच्चों। मेरे ख्याल से तो किसी को डाउट आएगा नहीं इस कॉन्सेप्ट में, लेकिन फिर भी अगर किसी को डाउट है तो बिना शर्माए मेरे को बता दो। ठीक है, शर्माना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, कॉन्सेप्ट पूछने का, डाउट पूछने का आपका पूरा अधिकार है। ठीक है, जिसको कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, तो बता दो भाई किसी को कोई डाउट है तो। आपके मैसेजेस आ रहे हैं, मैं मैसेज पढ़ लेता हूँ। क्लियर है ईशान? दैट्स वेरी गुड। हाँ जी, और भाई बाकी बच्चे बैठे हैं वो बताते रहो मेरे को, सोना नहीं है किसी को। देखिए बच्चा, हमारे पास नेक्स्ट जो आर्टिकल है बड़ा इजी आर्टिकल है। दैट आर्टिकल इज रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर, देखो बच्चों ये एक प्योर नंबर है जो हमें नेचर ऑफ फ्लो बताता है कि कैसा नेचर रहेगा उसका, स्ट्रीमलाइन, टर्बुलेंट कि लेमिनार। ठीक है ना, वो यही बात हमें बताएगा कि जो फ्लो होगा लिक्विड का फ्लो, उसका नेचर कैसा रहेगा। लेट अस कंसीडर ए पाइप हुज डायमीटर इज इक्वल टू d। हम ये एक पाइप मान लेते हैं जिसका डायमीटर हमें गिवन है, उसका डायमीटर हमने माना है बच्चा d के बराबर। तो रेडियस कितना होगा? डायमीटर का हाफ होगा, है ना। ये देखो, ये हमने मान लिया उसका डायमीटर, और जो मैंने माना अभी अभी डी के इक्वल। ठीक है, डी के इक्वल हमने डायमीटर कंसीडर किया है। देखो इस तरह से, ठीक है ना भाई, इसका डायमीटर हम मान के चलते हैं, डी बी द डायमीटर ऑफ द पाइप। डायमीटर हमने मान लिया इस पाइप का कैपिटल डी के बराबर। इसमें से अगर लिक्विड का फ्लो कर रहा है तो उसकी जो क्रिटिकल वेलोसिटी है, ठीक है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी हम कहते हैं, रेनॉल्ड जो कहता है वो कहता है कि क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ ए लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ए ट्यूब ऑफ डायमीटर डी इज गिवन बाय, क्रिटिकल वेलोसिटी जो रेनॉल्ड ने हमें कहा उसकी वैल्यू थी nr, दैट इज रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, और इनटू क्या भाई? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिवाइड बाय रो इनटू डायमीटर डी। आपको याद है पहले क्या आई थी आपके पास वैल्यू? इसमें r इंटू रो, ये तो ऊपर ही था, ये यहाँ पे क्या था? कांस्टेंट था, जो लास्ट आपने अभी अभी डेराइव करी है। ठीक है ना बच्चा, तो ध्यान रहे कि यहाँ पे nr जो है ना वो है बच्चों क्या? रेनॉल्ड्स नंबर, जिसकी वैल्यू भी हम आपको बताएंगे। रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर है वो आपके सामने, और ये जो है ईटा जो है वो है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ये आपके पास, और रो जो है वो है डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जो लिक्विड का फ्लो कहाँ से हो रहा है? इस ट्यूब से हो रहा है या पाइप से हो रहा है? इस पाइप से। ठीक है, ठीक है, ठीक। अब देखो इसने क्या कहा कि अगर तो nr की वैल्यू, इफ nr, अगर तो nr की वैल्यू 0 to 2000 लाई करती है, 0 to 2000 अगर उसकी वैल्यू लाई करती है, nr एक प्योर नंबर है बच्चा,
है ना। अगर इसकी 0 to 2000 लाई करती है तो स्ट्रीमलाइन और लेमिनार फ्लो होगा। स्ट्रीमलाइन भी हो सकता है, लेमिनार भी हो सकता है। स्ट्रीमलाइन और लेमिनार। स्ट्रीमलाइन और लेमिनार फ्लो होगा। अगर तो एनआर की वैल्यू किससे बड़ी आ जाए, 3000 से बड़ी आ जाए। अगर एनआर की वैल्यू 3000 से बड़ी आ जाए तो फ्लो प्योर आपका टर्ब्यूलेंट होगा, टर्ब्यूलेंट, ठीक है, टर्ब्यूलेंट फ्लो होगा। अगर 2000 और 3000 के बीच आ जाए, इफ एनआर लाइज बिटवीन 2000 to 3000, 2000 से 3000 के बीच अगर लाई करता है तो फ्लो कैसा रहेगा आपका, अनस्टेबल फ्लो रहेगा। फ्लो इज अनस्टेबल, अनस्टेबल यानी कि आपके पास कैसा फ्लो आएगा, अनस्टेबल फ्लो आएगा, जो चेंज होगा कहां से कहां तक, चेंजिंग फ्रॉम स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट, स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट की ओर चेंज होगा, स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट, टर्बुलेंट, टर्बुलेंट। जैसे कि देखो बच्चों, एक बात मैं आपको स्पेशल बता दूं कि मैं जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपको करवाता हूं ना बेटा, वो मैं उसी के अकॉर्डिंग कराता हूं जो मैंने आपको नोट्स भेज रखे हैं। आपने अगर कभी किसी बच्चे ने ये ऑब्जर्व करा हो तो मेरी लैंग्वेज भी वही होती है जो नोट्स की लैंग्वेज होती है, और इसीलिए मैं नोट्स भेजता होता हूँ आपके पास कि अगर आप पहले थोड़ा थोड़ा सा एक बार रफली पढ़ लें कि हाँ जी सर आज हमें ये करवाने वाले हैं, तो आपके लिए वो कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे, है ना। मेरी बात आप समझ लीजिए कि मैं कह रहा हूं कि अगर आप एक बार नोट्स को एक बार गो थ्रू हो जाए, हम नोट्स से मतलब ऐसे देख ले कि क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं, तो वो चीजें है ना आपके लिए काफी फिर सस्ती हो सकती है बेटा, ठीक है। तो आप प्लीज सभी बच्चे एक बार नोट्स पे ध्यान से देख लिया करो कि कल क्या होने वाला है हमारी क्लास में, है ना। तो वो चीजें आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेंगी क्लास में, ठीक है। तो और जिन बच्चों को नोट्स नहीं मिले, जिनको मैंने ग्रुप में ऐड नहीं किया, प्लीज वो ग्रुप में ऐड हो जाएं, ठीक है। अगर आप ऐड नहीं होगे तो फिर आपको दिक्कतें होंगी ही होंगी, ठीक है। ये देखो बच्चों, इस पे हमने एक न्यूमेरिकल भी किया है, इसी कॉन्सेप्ट पे रेनॉल्ड्स नंबर पे वो न्यूमेरिकल हमने किस तरह से सॉल्व किया है, चलो हम बात करते हैं। अब अगला टॉपिक ब्रेक के बाद, ओके ठीक है, बस एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं बस। ये न्यूमेरिकल हमारे पास है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम एवरेज वेलोसिटी ऑफ वाटर। हम न्यूमेरिकल लिख देते हैं भाई, ठीक है। What should be minimum average velocity of water, ठीक है, इन ए ट्यूब ऑफ डायमीटर, उसका दे रखा है आपको, जीरो 0.5 सेंटीमीटर, सो दैट फ्लो इज लेमिनार। लेमिनार, ठीक है ना। द विस्कोसिटी आपको दे रखी है,
न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो व्हाट शुड बी द मिनिमम एवरेज वेलोसिटी, मिनिमम एवरेज वेलोसिटी हमें निकालनी है, ठीक है। और जो फ्लो है वाटर का वो एक ट्यूब से हो रहा है, जिस ट्यूब का डायमीटर आपको दे रखा है बच्चों, ठीक है। और सो दैट द फ्लो इज लेमिनार, लेमिनार फ्लो के लिए बात करी गई है, विस्कोसिटी भी हमें गिवन है। तो यहाँ पे डायमीटर गिवन है, डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता होता है। तो लेमिनार फ्लो के लिए क्या होना चाहिए, एनआर की वैल्यू, लेमिनार के लिए ऊपर दिख रही है आपको, एनआर की वैल्यू 0 to 2000। आप ले लो लेमिनार फ्लो के लिए एनआर की वैल्यू कितनी ले लेते हैं हम, 2000 ले लेते हैं, ठीक है ना। और बाकी सारी वैल्यू आपको गिवन ही है, डायमीटर जैसे कि 0.5 सेंटीमीटर मतलब 0.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर डायमीटर। डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता होता है 10 की पावर कितनी होती है, 3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, यही होती है। और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी आपको गिवन है 0.000125 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब तो कुछ नहीं करना आपको, वीसी की वैल्यू लिखनी है बस, वीसी इज एनआर इनटू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय डायमीटर। तो एनआर की वैल्यू कितनी है आपके पास, रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू है 2000, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू है 3 जीरो तो यहीं पे लगी है, तो 0.125 इंटू 10⁻³ कर रहा हूं मैं यहाँ पे, है ना, डिवाइड बाय रो, डेंसिटी कितनी है उसकी, डेंसिटी है 10⁻³ और डायमीटर है 0.5 इंटू 10⁻², ठीक है ना बच्चा पार्टी। तो ये 3 जीरो से गई, है ना। अच्छा जी, यहाँ पे ये हो गया आपका 0.125 और डिवाइड बाई 5 बचा, पता है क्यों, कि इसके भी नीचे डिवाइड बाई 10 आएगा, तो वो 10⁻⁻, एक 10 बचेगा, 10 से 10 गया, तो ये आपके पास बचा भाई 0.025, ठीक है ना, 0.025, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया, क्या, मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर है, ठीक है ना बच्चा पार्टी। तो इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल और भी करेंगे, आपके नोट्स में मेंशन है वो न्यूमेरिकल्स, ये जो न्यूमेरिकल मैंने करा है वो एज इट इज आपके नोट्स में मेंशन है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की हम बात करेंगे कि कंटिन्यूटी की इक्वेशन क्या है हमारे पास, उसके बाद हम एनर्जी की भी बात करेंगे, और एनर्जी के बाद हम द मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल ऑफ द चैप्टर बर्नौलीज थ्योरम, इसकी भी बात हम करने वाले हैं, लेकिन 10 मिनट के बाद, ठीक है। तो ये एक कॉमर्शियल ब्रेक है आपका 10 मिनट का, ठीक है। आप इस ब्रेक को एंजॉय कीजिए, ठीक है। उसके बाद तब तक मैं चाय पी लूंगा, उसके बाद हम क्लास को रिज्यूम करेंगे, ठीक है बच्चा पार्टी। इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। हाँ जी, ड्राइंग पेंटिंग के लिए मैं छोड़ दूंगा बेटा, 1 मिनट रुक जाओ बच्चों, 1 मिनट रुक जाओ। तो देखो हमारे पास है कॉन्सेप्ट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हमें किस तरह से एक्सप्लेनेशन देंगे। हम सबसे पहले एक लिक्विड कंसीडर करते हैं जो नॉन विस्कस है और स्ट्रीमलाइन फ्लो है। सबसे बड़ी बात मैंने क्या करी यहाँ पे, एक नॉन विस्कस लिक्विड लिया, नॉन विस्कस यानी कि वहां पे विस्कस फोर्सेस का कॉन्सेप्ट मैंने इंट्रोड्यूस नहीं कर रखा, और फ्लो मैंने कैसा लिया, स्ट्रीमलाइन फ्लो मैंने कंसीडर किया, स्ट्रीमलाइन फ्लो मैंने कंसीडर किया है बच्चा पार्टी, स्ट्रीमलाइन फ्लो मैंने कंसीडर किया है, और नॉन विस्कस मैंने लिक्विड लिया है, नॉन विस्कस लिया है और स्ट्रीमलाइन फ्लो हमने कंसीडर किया है, ठीक है। अब एक ट्यूब लेते हैं जिसका वेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरिया है और वेलोसिटी भी वहां पे कहीं ना कहीं चेंज हो रही है, ठीक है। तो ऐसा हम एक ट्यूब ले लेते हैं, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों, क्या पता मेरी ड्राइंग पेंटिंग थोड़ी ठीक निकल जाए। ये देखिए भाई, हमने इस तरह का शेप का एक ट्यूब लिया है, अरे
फिट नहीं बैठ रहा बेटा। इस बार थोड़ा हल्का सा, क्या पता फिट बैठ जाए। हाँ जी, इस बार बिल्कुल नजदीक लगा देंगे गड्डी को हम, और यहाँ थोड़ा ज्यादा कर दिया हमने। ये देखो भाई बच्चों, ये हमने वो ट्यूब मान ली जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो वेरिएबल है, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो वेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। यहाँ पे जो लिक्विड का फ्लो हम मानते हैं, यहां से एंट्री करता है लिक्विड जिस वेलोसिटी के साथ, वो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लो हम मान रहे हैं v1 के इक्वल, और जहां से ये एग्जिट कर रहा है वहां पे हम वेलोसिटी मान रहे हैं v2 के इक्वल, ठीक है ना बच्चा। और यहाँ पे डेंसिटी हम मान लेते हैं ρ1 के इक्वल, और यहाँ पे हम डेंसिटी ऑफ लिक्विड मान लेते हैं ρ2 के इक्वल। स्ट्रीमलाइन फ्लो हमने लिया है, ठीक है। v1 v2 वेलोसिटी हमने ली है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया ये हम मान लेते हैं a, यहाँ पे है क्रॉस सेक्शनल एरिया a1 के बराबर, और यहाँ पे हम मान लेते हैं a2 के बराबर b के इक्वल। b के ऊपर क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो कितना मान लिया हमने, a2 के बराबर, ठीक है। और ρ1 और ρ2 हमने डेंसिटी मान ली। देखो जो हमने क्या कंसीडर किया है, हमने स्ट्रीमलाइन फ्लो को कंसीडर किया है। अब आप मेरे को बताओ कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना एंटर कर रहा है और कितना लीव कर रहा है। आप बता दो मेरे को कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, देखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मेरे पास लास्ट रिजल्ट बनेगा, उस रिजल्ट के बनने के बाद हम डेली लाइफ के एग्जांपल ले पाएंगे, उससे पहले मैं नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड entering per second at A पे कितना वॉल्यूम एंटर कर रहा है। वॉल्यूम क्या होता है भाई, देखो वॉल्यूम एंटरिंग पर सेकंड बोला है ना, यहाँ पे वॉल्यूम एंटरिंग पर सेकंड बोला है, तो वॉल्यूम कैसे निकालूंगा मैं, एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं, तो एरिया इंटू लेंथ मेरा क्या होगा बेटा, एरिया इंटू लेंथ मेरा वॉल्यूम के बराबर होगा, और इसको टाइम से डिवाइड करना है क्योंकि मेरे को पूछा गया कि वॉल्यूम पर सेकंड, है ना। तो लेंथ अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, तो यानी कि एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी इज वॉल्यूम एंटरिंग पर सेकंड। तो एरिया ए पे कितना है, ए पे एरिया है a1, और वेलोसिटी कितनी है v1, देन a1 v1 इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकंड एट a, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लिविंग पर सेकंड एट बी पे देखो बच्चा पार्टी, बी पे कितना वॉल्यूम बाहर निकल रहा है, वॉल्यूम क्या होगा एरिया इंटू वेलोसिटी ना, तो एरिया बी पे कितना है a2, वेलोसिटी कितनी है v2, तो a2 v2 आपके पास क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लिविंग पर सेकंड एट बी, दिस इज द वॉल्यूम, ठीक है। अब आप मास निकाल लो कि कितना मास एंट्री मार रहा है, कितना मास लीव कर रहा है उसे, ठीक है। तो मास आप कैसे निकालोगे, मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकंड, mass of liquid entering per second at a, मास क्या होता है बच्चा, मास होता है डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, तो यहाँ पे वॉल्यूम पर सेकंड है, तो हमारी बात बन गई। हमारी बात कैसे बन गई कि डेंसिटी हमारे पास है ρ1 a पे, है ना, और वॉल्यूम पर सेकंड हमारा कितना है a1 v1, तो a1 v1 ρ1 मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकंड आ गया आपके पास, मास ऑफ लिक्विड लिविंग, अब हमें निकालना है लिविंग पर सेकंड एट बी, बी पे डेंसिटी हमने मानी है ρ2, एरिया इंटू वेलोसिटी a2 v2, दिस इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लिविंग पर सेकंड एट बी। अब आपको पता है कि अगर मैं ये बात लिख दूं ना अब, तो कहानी बिल्कुल बदल जाएगी। कैसी बात लिख रहा हूं मैं, इफ देयर इज नो लॉस ऑफ लिक्विड इन ट्यूब एंड फ्लो इज स्ट्रीमलाइन ना,
आपको कहा गया है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे मैं स्पेशल केस में चला कि इफ देयर इज नो लॉस, कोई लॉस नहीं हुआ लिक्विड का, नो लॉस ऑफ लिक्विड inside the tube, in the tube, and flow is streamlined, and flow is streamlined। अगर फ्लो स्ट्रीमलाइन है तो इस बात को लिखने का मतलब क्या है? इस बात को लिखने का मतलब है कि जितना मास एंटर मार रहा है उतना ही मास क्या करेगा, एग्जिट करेगा, ठीक है। तो इसने ये इसीलिए लिखा कि इफ देयर इज नो लॉस ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब, ट्यूब के अंदर कोई लॉस नहीं है और फ्लो स्ट्रीमलाइन है, तो ρ1 A1 V1 दैट शुड बी इक्वल टू ρ2 A2 V2। अब आपको पता है ये थोड़ी ना होता है कि डेंसिटी A पे कुछ हो रही जा रही है, B पे कुछ हो रही आ रही है डेंसिटी, ये तो सीधी सीधी सी बात है भाई, ये ρ1 और ρ2 दोनों के दोनों बराबर है, ठीक है। ρ1 और ρ2 दोनों के दोनों बराबर है। अगर ρ1 ρ2 बराबर है तो ρ1 को ρ2 कैंसिल कर जाएगा और आपके पास एरिया इनटू वेलोसिटी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, है ना। एरिया इनटू वेलोसिटी आपका क्या आ जाएगा? इसका मतलब क्या है? पोजीशन 1 पे एरिया और वेलोसिटी की प्रोडक्ट किसके बराबर आ रही है? पोजीशन 2 पे एरिया और वेलोसिटी की प्रोडक्ट के क्या आ रही है? बराबर आ रही है बच्चा पार्टी, ठीक है। ये पोजीशन 1 पे एरिया और वेलोसिटी की प्रोडक्ट किसके बराबर है? पोजीशन 2 पे। इसका मतलब है एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी दैट इज कांस्टेंट। एरिया और वेलोसिटी की प्रोडक्ट क्या आ रही है? कांस्टेंट आ रही है। इसका मतलब है कि एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके? एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, और इसका रेसिप्रोकल भी आप बोल सकते हो कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यानी कि अगर एरिया को आप इंक्रीज करोगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, और वेलोसिटी को अगर इंक्रीज करोगे तो एरिया क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। मेरी बात आप समझ गए? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि अगर आपने वेलोसिटी को किया इंक्रीज तो एरिया हो जाएगा क्या? डिक्रीज। अगर आपने वेलोसिटी को किया डिक्रीज तो एरिया क्या हो जाएगा? इंक्रीज। कहाँ देखा है बच्चों? कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्कूटी चलाते हैं? कितने बच्चों को स्कूटी चलाने आती है? मैसेज करो मेरे को। स्कूटी कितने बच्चों को चलानी आती है? हाँ जी, अच्छा मेरे पास मैसेज आ गए। अमरवीर तुम्हें चलानी आती है स्कूटी? ईशान को भी स्कूटी चलानी आती है, कवलप्रीत भी स्कूटी चलानी जानता है, जानती है, और प्रिंस सिंह को भी स्कूटी चलानी आती है, हरलीन, अच्छा परबलीन भी स्कूटी चलाती होती है, दैट्स वेरी गुड। आती है पर मैं चलाता नहीं हूँ, ठीक है, दैट्स वेरी गुड, ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बात है। देखो बच्चों, जितने भी बच्चों को स्कूटी चलानी आती है ना, और जिन्होंने नई नई स्कूटियां चलानी सीखी हैं, 100% श्योर है वो स्कूटी को चमका के भी बड़ा रखते होंगे। तो जब आप अपने घर में स्कूटी धोते हो तो क्या ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता कि जब आप एरिया ऑफ द ट्यूब को कम कर देते हो तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है? सोच के देखो, आपने जो ट्यूब पकड़ी होती है, जो पाइप आपके पास होती है, उसको आगे से आप दबा देते हो ऐसे, और दबाते ही उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाता है। एरिया कम होते ही वेलोसिटी क्या इंक्रीज होती है कि नहीं होती? सभी बच्चे आंसर करें इस बात का। जो मैंने बात बताई है कि आप स्कूटी धो रहे हो, आपने पाइप लगाई हुई है, आपने पाइप को आगे से बिल्कुल दबा दिया तो जो पानी की वेलोसिटी है वो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, और जो मड वगैरह होता है ना वो आसानी से उतर जाता है। होता है ना प्रिंस ऐसा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अमरवीर, हाँ जी, यस सर, वेलोसिटी इंक्रीज होती है ना बच्चों? तो वो कौन सी इक्वेशन से होती है पता है? वो इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जो क्या कहती है कि एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी दैट रिमेन्स कांस्टेंट। एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। अगर तो आपने एरिया इंक्रीज कर दिया तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों को क्या रहना है? एरिया और वेलोसिटी की प्रोडक्ट को कांस्टेंट रहना है। अगर आपने एरिया को डिक्रीज कर दिया तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब ये रहेगी कांस्टेंट ही, है ना। तो इसका मतलब ये बन जाता है बच्चों की एरिया इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइड बाय क्या? वेलोसिटी। कांस्टेंट डिवाइड बाय वेलोसिटी, यानी कि एरिया
कांस्टेंट को हटा देते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है एरिया इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय वेलोसिटी। ठीक है ना। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चा पार्टी जो मैं आपको समझाना चाहता था। हालांकि आपको भी समझ में आ गया सभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट कि कैसे एरिया और वेलोसिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं कि उस 2 मिनट के टाइम में आप इन चीजों को नोट करना चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आपके पास 2 मिनट का टाइम है, आप 2 मिनट ले लीजिए। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है एनर्जी ऑफ ए लिक्विड। एनर्जी ऑफ ए लिक्विड। एक लिक्विड की एनर्जी, मैंने आपको यहाँ पे एक स्पेशल बात बतानी है कि यहाँ पे एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी और उसके अलावा एक है प्रेशर एनर्जी। तो हमें 3 काइंड्स ऑफ एनर्जी के साथ डील करना है, एक प्रेशर एनर्जी के साथ, एक काइनेटिक एनर्जी के साथ और एक पोटेंशियल एनर्जी के साथ। तो ये हमारी 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी आएंगे जिसको मैं एक्सप्लेन करके चलूंगा यहाँ पे। ठीक है ना बच्चा पार्टी। तो हमने क्या कहा इसको कि हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ एनर्जीज हैं। वो तीनों के तीनों टाइप्स जो हैं हमारे पास वो ये टाइप्स हैं। ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ी सी जगह में लिख लेते हैं उनको। ठीक है, एक है हमारे पास प्रेशर एनर्जी, एक है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, एक है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों एनर्जी हैं हमारे पास। देखिए, एक है हमारे पास, हमने कहा प्रेशर एनर्जी, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है बच्चों, प्रेशर एनर्जी। और एक है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और एक है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि जो टोटल एनर्जी होगा वो सम ऑफ दीज 3 एनर्जीज होगा किसी भी लिक्विड के लिए। ठीक है, जो फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द एनर्जी ऑफ ए लिक्विड। तो स्टार्टिंग करते हैं हम प्रेशर एनर्जी के साथ। प्रेशर एनर्जी के साथ हम स्टार्टिंग करते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं। लेट अस कंसीडर ए कंटेनर which is filled with a liquid at a height h। हम एक कंटेनर कंसीडर कर रहे हैं जी और उस कंटेनर को h हाइट तक फिल कर रहे हैं। ये देखो बच्चों, हमारे पास ये कंटेनर है इस तरह का। बहुत बड़ा डायग्राम मैं नहीं बना रहा इस बार। ठीक है, ये देखो बच्चों, ये देखिए, ये हमारे पास एक कंटेनर है एक्चुअल में। ठीक है, ये हमारे पास कंटेनर है और यहाँ लोअर एंड पे मैंने एक पिस्टन लगा रखा है कुछ इस तरह से। यहाँ हमने एक पिस्टन लगाया है। ठीक है बच्चा पार्टी, देखो हमने यहाँ लोअर एंड पे एक पिस्टन अटैच किया है और इस पूरे कंटेनर को हमने लिक्विड से भी फिल किया है। ठीक है, तो यहाँ हमने एक पिस्टन लगाया है, ये यहाँ पे पिस्टन लगा रखा है और ये इसके जो लिक्विड होगा उसके प्रेशर के कारण जो डिस्प्लेस होगा उसको मैं पहले से ही लिख रहा हूँ। मान लीजिए कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो x के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखो आगे अपनी कहानी को करते हैं स्टार्ट। ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसको हमने लिक्विड से फिल करना है। ये देखो मैंने लिक्विड से फिल किया क्योंकि मेरे को एक्चुअल में प्रेशर एनर्जी चाहिए और एच हाइट पे जाके मेरे को पता होता है कि प्रेशर जो लगता है वो एच रो जी के बराबर लगता होता है। तो कहीं ना कहीं मैं उसी कॉन्सेप्ट से मेरे इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर दूंगा। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट की मैं थोड़ी बहुत हेल्प लेनी पड़ेगी तो मैं ले लूंगा, अगर नहीं लेनी पड़ेगी तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपने एच हाइट में एक लिक्विड फिल करके रख दिया है यहाँ पे एच हाइट पे। ठीक है ना, और यहाँ आपने एक पिस्टन लगा दिया। ठीक है, और उस पिस्टन की जो मूवमेंट है वो आपने इनिशियल ये है उसकी पोजीशन और फाइनल उसकी पोजीशन ये है, यानी कि आप कहोगे कि उसने जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है दैट इज x। लेट अस कंसीडर x बी द डिस्प्लेसमेंट और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हम मान लेते हैं स्मॉल a के बराबर। दिस इज
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शनल एरिया हम मान लेते हैं स्मॉल ए के बराबर हमने कंसिडर कर लिया। तो यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा वो प्रेशर कितना लगेगा, प्रेशर आपके पास लगेगा H रो जी, रो बी द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, है ना। अब मान लो कि इसके ऊपर आपने क्या कहा कि सर इसके ऊपर ना प्रेशर लगा है, और वो प्रेशर कहाँ पे एक्ट किया है, वो प्रेशर यहाँ पे इसके ऊपर, जिससे मैंने एरो मैंने आपको दिखाया प्रेशर ये पिस्टन के ऊपर लगा है, और पिस्टन के ऊपर प्रेशर कितना लगा है आपने बाहर लिखा है कि ये सर P इज इक्वल टू एच रो जी के बराबर लगा है, ठीक है। और ये डिस्प्लेस हुआ है थ्रू ए डिस्टेंस x, है ना। अब बताओ आप वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो इसको पुश कर रहा है, ठीक है, कितना वॉल्यूम था जिसने इसको धक्का मारा इस पिस्टन को, वो वॉल्यूम आप बता सकते हैं क्या मेरे को। ये x डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ पे, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a के बराबर है, तो एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट किसके डायमेंशन देता है, वॉल्यूम के डायमेंशन देता है। तो यहाँ पे आप इस चीज को मेंशन कर सकते हो स्पेशली आई थिंक कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, अगर मान लो आप इसको यहां से वापस अंदर लेके जाना चाहें तो कितना वॉल्यूम होगा जो आपको अंदर लेके जाना पड़ेगा। अगर यहां से मैं वापस लेके जाऊं तो अंदर कितना वॉल्यूम लेके जाना पड़ेगा मेरे को, कितनी वॉल्यूम ने इसको बाहर फेंका है, इसने इतनी वॉल्यूम को बाहर फेंका है, एरिया इंटू एक्स। तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ये आपका बाहर की तरफ निकला या फिर मुझे अंदर की तरफ लेके जाना पड़ेगा, वो कितना लिक्विड लेके जाना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मैं यहां से इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, और फोर्स लगा के कितनी वॉल्यूम को एंटर करा रहा हूं वापस, वो इतना वॉल्यूम है लिक्विड का, ठीक है, इतना वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम है तो मास भी निकाल सकता हूं ना, तो मास मैंने कितना किया अंदर की तरफ वापस भेजा, मास ऑफ लिक्विड पुश्ड इनटू द टैंक। मास क्या होता है, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, तो डेंसिटी या रो वॉल्यूम है आपका एरिया इनटू एक्स। अब आपने फोर्स कितनी लगाई पिस्टन पे, फोर्स ऑन पिस्टन, फोर्स कितनी लगेगी भाई, फोर्स ऑन पिस्टन आपके पास है, फोर्स ऑन पिस्टन, फोर्स क्या होता है प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर है आपके पास की कितना P, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कितना A के बराबर, ठीक है। तो वर्क डन भी आप निकाल सकते हैं, अगर आपके पास फोर्स आ गया तो ऑफ कोर्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना होता है वर्क, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, दिस इज इक्वल टू वर्क डन। अब वर्क डन किसके लिए हुआ, आपने पिस्टन पे फोर्स लगाई और उस फोर्स में कितना वर्क हुआ है, या उसको एनर्जी भी बोलते हैं सिंपल भाषा में, है ना, सिंपल लैंग्वेज में। तो आप यहां से प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास भी निकाल सकते हैं, कैसे कि प्रेशर एनर्जी कितनी लगी, जो वर्क डन है वो प्रेशर एनर्जी के बराबर है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, पर यूनिट मास, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास कितना लगेगा भाई बताओ, प्रेशर एनर्जी है पी ए एक्स, मास कितना है जी, मास है रो ए एक्स, है ना, रो ए एक्स कैंसिल हो गया जी, प्रेशर P डिवाइड बाय रो, P डिवाइड बाय रो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी निकाल लो जी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी निकालो भाई, Px इज प्रेशर एनर्जी, जो वर्क था ना वही है प्रेशर एनर्जी के बराबर है, ठीक है, जो वर्क था वही प्रेशर एनर्जी के बराबर है। सुप्रीना म्यूट करो अपने आप को बच्चे, ठीक है। और वॉल्यूम है हमारे पास एरिया इनटू एक्स के बराबर, तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास किसके बराबर है, केवल और केवल P के बराबर है, केवल और केवल प्रेशर के बराबर है, ठीक है। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमारा किसके बराबर है, प्रेशर के बराबर है। तो ये है हमारे पास प्रेशर एनर्जी से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स जिनको अब हमने यहाँ पे सीखा है। देखो बच्चों एक बार पढ़ के देखो, रीडिंग लेके देखो, किसी बात में कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो मेरे से, किसी भी बात में कोई डाउट आ जाए तो अभी का अभी क्लियर कर लो मेरे से कि सर आपने ये बात सही से नहीं बताई हमें,
ठीक है, यहाँ पे कोई भी चीज ऐसी जो लगे आपको कि यहाँ पे डाउट होना चाहिए सर, वो आप मेरे को बता दीजिए जी, क्योंकि उसके बाद जो मैं इक्वेशन करने जा रहा हूँ ना, वो इक्वेशन बहुत ही ज्यादा, सर ए यहाँ पर एरिया ही है ना, हाँ जी हाँ जी, ए एरिया है बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बेटा इसका, ये देखो हमने लिखा है ना बच्चे, ये देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट पिस्टन। ओके, हाँ जी। अब देखो बच्चा, अब हमारे पास आती है पोटेंशियल एनर्जी। आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी कर लेते हैं सबसे पहले। काइनेटिक एनर्जी हम करते हैं यहां से। काइनेटिक एनर्जी क्या चीज होती है बेटा? काइनेटिक एनर्जी, अगर पार्टिकल के पास वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। अगर मैं यहाँ इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जाऊं तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास कितना होगा? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, पर यूनिट मास कितना बनेगा भाई? हाफ v², मास से डिवाइड कर दो। और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा? पर यूनिट वॉल्यूम होगा हाफ mv² डिवाइड बाय क्या? वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है बच्चा? डेंसिटी। तो हाफ मास अपॉन वॉल्यूम को इधर रख लो और इनटू v², यानी कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ rho mass upon volume is density, rho into v². This is kinetic energy per unit volume. Now we will talk about potential energy. हम potential energy के लिए बात करेंगे। तो potential energy के लिए कैसे बात करेंगे? जैसे हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया वैसे ही वहां पे भी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना है पोटेंशियल एनर्जी के लिए। पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी सभी को पता है mgh होता है, mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास कितना रहेगा? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास कितना रहेगा? पर यूनिट मास रहेगा भाई GH के बराबर, मास से डिवाइड कर दो। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना रहेगा जी? वॉल्यूम रहेगा जी जी अच्छा अच्छा जी, कर रहा हूँ जी, कर रहा हूँ, ठीक है जी, ओके जी। पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होगा बेटा? मास अपॉन वॉल्यूम होगा डेंसिटी, ठीक है ना? तो आपके पास ये आ जाएगा क्या? रो मास अपॉन वॉल्यूम रो GH। तो बच्चा पार्टी ये है आपके पास पूरा एक्सप्रेशन एनर्जी ऑफ ए लिक्विड के लिए, ठीक है? एनर्जी ऑफ ए लिक्विड के लिए ये आपके पास है पूरा का पूरा एक्सप्रेशन। मैं एक छोटा सा काम कर देता हूँ, साथ साथ एक मैसेज करना है मेरे को, छोटा सा ड्रॉप, ठीक है? तब तक आप देखिए, अगर किसी को कोई डाउट आता है तो फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? अरे यार, कितने मैसेज आते होते हैं हमारे स्कूल के। अब देखो बेटा, आगे स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्सेप्ट। हाँ जी, ये कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हो चुका है? अगर किसी को दिक्कत है तो अभी अभी बता दो भाई बच्चों। हाँ, क्योंकि ये काफी इजी है बच्चा, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी था जिसको काफी इजीली आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है? देखो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास है सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का, बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है? नेक्स्ट देखिए बच्चा पार्टी, नेक्स्ट है हमारे पास बर्नौलीज थ्योरम, द मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल ऑफ दिस
चैप्टर, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसपे इतने न्यूमेरिकल बनेंगे कि आप भी सोचोगे कि हर जगह बर्नौलीज थ्योरम ही क्यों इंट्रोड्यूस करी गई है, हर जगह। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम, द आर्टिकल इज बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम ये कहता है कि सम ऑफ थ्री एनर्जीज पर यूनिट मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, थ्री एनर्जी लिक्विड की आपके पास प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास है, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास है। तो सम ऑफ दीज थ्री एनर्जीज पर यूनिट मास always remains constant. This is the statement of Bernoulli's theorem जो हमें प्रूव करके चलना है। देखो बर्नौलीज थ्योरम है ना, टर्बुलेंट फ्लो के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये केवल और केवल स्ट्रीमलाइन के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, स्ट्रीमलाइन या लेमिनार के लिए, ये टर्बुलेंट फ्लो के लिए एक्सप्लेन नहीं करी गई है। तो ये बात सबसे पहले यहाँ पे लिख दो भाई, छोटी सी जगह पे एक कॉर्नर में, कि नॉट एक्सप्लेन फॉर बर्नौलीज थ्योरम इज नॉट एक्सप्लेन्ड for turbulent flow। छोटी सी जगह हमने घेर ली, यहां पे हमने कहा कि नॉट एक्सप्लेन फॉर टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, अब देखो ये क्या कहता है, ये सबसे पहली बात यही कहता है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो हम कर रहे हैं किसी आइडियल लिक्विड का। आइडियल लिक्विड उसको कहा जाता है जो परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल हो, इरोटेशनल हो, नॉन विस्कस हो। ठीक है, आइडियल लिक्विड है हमारा, इनकम्प्रेसिबल है, कंप्रेस नहीं कर सकते, रोटेशनल इफेक्ट शो नहीं करता, इरोटेशनल है और नॉन विस्कस है, यानी कि वहां पे विस्कस ड्रैग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो ये कहता है कि अगर ऐसे लिक्विड का फ्लो हो रहा है तो टोटल एनर्जी पर यूनिट मास रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द लिक्विड फ्लो। कि हर एक किसी भी क्रॉस सेक्शन पे आगे आप जाके चेक कर लो, टोटल एनर्जी पर यूनिट मास हमेशा आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट ही मिलेगा। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट लिखने के साथ स्टार्टिंग करते हैं हम हमारे आर्टिकल की। ठीक है, और देखो हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। चलो अपनी बात को पहले स्टार्ट करते हैं और देखिए इसकी स्टेटमेंट क्या है। इसकी स्टेटमेंट में सबसे पहले यही बात लिखी गई है कि फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो, for streamline flow of an ideal liquid, for streamline flow of an ideal liquid, the total energy per unit mass, total energy per unit mass remains constant at every cross section. At every cross section throughout the liquid flow. लिक्विड फ्लो, ये इसकी स्टेटमेंट है बच्चा पार्टी। ठीक है, इसमें स्पेशली बात सबसे पहले बात जो करी गई है वो करी गई है स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए। ये कहता है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए, फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल लिक्विड, आइडियल का मतलब है यहाँ पे परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल है,
इरोटेशनल है, नॉन विस्कस है। द टोटल एनर्जी का मतलब है यहाँ पे आपका प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी और प्लस आपका पोटेंशियल एनर्जी, सम ऑफ थ्री एनर्जीज, मतलब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। एक प्रेशर एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। याद रखना बच्चों कि सम ऑफ दीज थ्री एनर्जीज पर यूनिट मास रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द लिक्विड फ्लो। और फ्लो कैसा है? स्ट्रीमलाइन फ्लो है। टर्बुलेंट के लिए ये ओबे नहीं करता ये कंडीशन, ठीक है। अब मैं एक ऐसा ही पाइप ले लेता हूं जिससे मेरे को फ्लो कराना है, जिसका वेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा है? वेरिएबल है, ठीक है। तो मैंने इस तरह की एक ट्यूब ली है जी, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो वेरिएबल है। देखिए जी, मेरे पास है एक इस तरह की ट्यूब और यहां ये क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरे को शो करना है। देखिए मैं कैसे शो करता हूं। ये देखो भाई बच्चों, ऐसे ये मेरे पास एक ट्यूब है ना, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ना वो वेरिएबल है बेटा। ये लो भाई, चलो ठीक ठाक ही मिला दिया हमने। और ये यहां से ऐसे वेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरिया है बच्चों। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है बेटा, ठीक है ना। यहाँ आपने देख लिया होगा कि ये जो ट्यूब है ये हमारी कैसी है? वेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरिया वाली ट्यूब है, ठीक है ना। अब देखो, मान लीजिए ग्राउंड से कुछ हाइट पे हमने इसको रख रखा है। ये हाइट मान लो बच्चा पार्टी इसकी, ग्राउंड से कुछ हाइट मान लो इसकी, ठीक है। ये हमने इसका जो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हमने अलग हाइट पे रखा है, दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो हमने अलग हाइट पे रखा है, ठीक है। अब देखो आगे कैसे बढ़ना है। देखो भाई बच्चों, इस पे हमें आगे इसकी जो हाइट है वो हम इतनी ले लेते हैं ग्राउंड से, और वो ग्राउंड से हमने कंसीडर कर ली h1 के बराबर, ठीक है जी। और इसकी जो हाइट है वो हमने अलग कंसीडर कर ली ग्राउंड से, वो हमने मान ली h2 के बराबर, ठीक है जी। उसके बाद इस पे क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, वेलोसिटी V1, प्रेशर P1 मान लेते हैं। इसी तरह से वहां B पे जाके हम अलग कंसीडर कर लेते हैं। देखो कैसे हमें कंसीडर करना है। तो जी बच्चों, ये जो क्रॉस सेक्शन है जिसका एरिया ज्यादा है उसकी हाइट हमने ग्राउंड से मान ली h1, और ये जो क्रॉस सेक्शन है इसकी हाइट जो है ग्राउंड से हमने मान ली भाई बच्चों h2 के बराबर। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद हमने यहां से लिक्विड की एंट्री कराई है और यहां से लिक्विड को हम निकाल रहे हैं बाहर, ठीक है। ये हमने क्रॉस सेक्शन मान लिया ए और ये हमने मान लिया बी क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ए क्रॉस सेक्शन पे जो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से एंट्री मारी है दैट वेलोसिटी इज v1 आई हैव कंसीडर्ड। इसका एरिया जो है वो a1 कंसीडर किया है और यहाँ पे प्रेशर जो है वो p1 कंसीडर किया गया है, ठीक है ना बच्चों। इसी तरह से बी पे इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हमने लिया है a2, प्रेशर हमने लिया है यहाँ पे p2, और क्या चीज रहती है भाई? वेलोसिटी हमने ली है यहाँ पे v2, ठीक है भाई बच्चा पार्टी। और इसमें जो डेंसिटी ली है लिक्विड की, जो लिक्विड का फ्लो हो रहा है उसकी जो डेंसिटी ली है वो ली है रो के बराबर। दिस इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इसके डायग्राम को साथ साथ बना लें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमें इस थ्योरम को एक्सप्लेन करने में जगह कम पड़ जाए तो हमें नेक्स्ट शीट पे जाना पड़े, तो हम इसको स्टोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना बच्चों। अब हमने क्या कंसीडर किया है? एक ट्यूब कंसीडर करी है, ए बी आपको दिख रही है। सभी बच्चों को डायग्राम में क्लियर है? ए बी आपको एक ट्यूब नजर आ रही है, ठीक है ना। ए बी एक ट्यूब है ऐसी जिसका वेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका कांस्टेंट नहीं रहता, वेरिएबल है। अब देखो, आप देखो कि जो फ्लो है वो ए से लेकर बी तक होता है,
तो प्रेशर कहाँ पे ज्यादा होना चाहिए? प्रेशर आपको अगर आप जनरली देखो तो प्रेशर P1 किससे बड़ा होना चाहिए? P2 से बड़ा होना चाहिए। और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, और एरिया A1 बड़ा है A2 से, तो वेलोसिटी V2 किससे बड़ी होनी चाहिए? V1 से। यही बात आ गई ना। तो अब देखो, देखो सुनो, जनरल बात अगर मैं करूं, अगर मैं इसको देखूं यहाँ पे, तो मेरे को दिख रहा है कि प्रेशर जो P1 है वो ग्रेटर है P2 से। एक बात तो मेरे को ये दिखी, अच्छा जी, है ना। अगर मैं जनरली देखूं तो, है ना, जनरली अगर मैं देखूं तो P1 मेरे को बड़ा दिख रहा है। भाई यहाँ जो प्रेशर होगा वो ऑफ कोर्स इससे बड़ा हुआ दिख ही रहा है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। अब देखो, अगर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो अभी अभी हम पढ़ के आए हैं जिसको, अगर मैं उसकी बात मानूं तो वो कहता है कि एरिया इंटू वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मतलब A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अब आपको दिख रहा है कि एरिया जो A1 है ना वो बड़ा है बच्चों किससे? A2 से। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी होगी, ठीक है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए जो वेलोसिटी V1 है वो किससे कम हो जाएगी? V2 से, यानी कि V2 इज ग्रेटर देन V1। ये V2 जो है वो ग्रेटर आ जाएगी किससे? V1, यानी कि ये वाली वेलोसिटी इस वाली वेलोसिटी से बड़ी रहनी चाहिए, बड़ी रहनी चाहिए। अब देखो बेटा कि फोर्स कितनी होगी यहाँ पे, अगर मैं F1 मान लूं तो F1 फोर्स कितनी होगी? प्रेशर P1 इंटू एरिया। और यहाँ पे फोर्स कितनी होगी? F2, F2 इज प्रेशर P2 इंटू एरिया, ठीक है ना, प्रेशर P2 इंटू एरिया। अब निकाल लो आप वर्क डन पर सेकेंड ऑन लिक्विड बाय प्रेशर एट ए। सबसे पहला मैं यहाँ पे स्टार्टिंग करता हूँ थ्योरी की। मैं देखिए कैसे कैसे स्टार्टिंग कर रहा हूँ, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। हम निकालते हैं वर्क डन पर सेकेंड, ठीक है। वर्क डन पर सेकेंड, ठीक है ना, वर्क डन पर सेकेंड हम निकाल रहे हैं ऑन लिक्विड, ऑन लिक्विड, बाय लिक्विड नहीं है बेटा ये, ऑन लिक्विड बाय प्रेशर एनर्जी एट ए, बाय प्रेशर एनर्जी एट ए, प्रेशर एनर्जी बाय प्रेशर एनर्जी एट ए। तो प्रेशर क्या होता है भाई? प्रेशर यहाँ पे कितना है? ए पे प्रेशर है P1। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। अगर मैं इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या आ गया? प्रेशर इंटू एरिया क्या होता है? फोर्स। फोर्स को डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा? वर्क डन पर सेकेंड आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी होता है ना। तो इसको आप लिख दो V1। अब एरिया इंटू वेलोसिटी क्या होता है? एरिया इंटू वेलोसिटी तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकेंड, तो दैट रिमेन्स कांस्टेंट ना। A इंटू वी इज कांस्टेंट, तो P1 इंटू ये क्या आ गया हमारे पास? V के इक्वल। मेरी बात क्लियर है? एरिया इंटू वेलोसिटी इज वॉल्यूम पर सेकेंड। वॉल्यूम एंटरिंग और लिविंग पर सेकेंड ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ओके गाइस, इसी तरह से वर्क डन अगेंस्ट निकाल लो बी पे। वर्क डन पर सेकेंड ऑन था ना, ये लिखो आप अगेंस्ट, अगेंस्ट लिक्विड बाय प्रेशर एनर्जी। अगेंस्ट कहां पे चलेगा? बी पे, ठीक है ना। बी पे तो वो आपके पास आएगा प्रेशर इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 इंटू V2। अब A2 V2 तो कांस्टेंट रहता है, उसकी कांस्टेंट वैल्यू आपने कितनी मानी है? V के बराबर। V इज वॉल्यूम एंटरिंग और लिविंग पर सेकेंड। अब निकाल लो बच्चों नेट वर्क डन। नेट वर्क डन कैसे निकालोगे? नेट वर्क डन, वर्क डन, ठीक है। तो P1 बड़ा था या P2 बड़ा था? तो P1 बड़ा था, तो आपने क्या किया कि P1 इंटू एरिया, सॉरी P1 इंटू V, P1 इंटू V माइनस P2 इंटू V। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1 के इक्वल। P1 इंटू V माइनस P2 इंटू V, ये आपके पास आ गया नेट वर्क डन। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अब देखो भाई, आप ये हाइट है H2 बच्चा, ये हाइट है भाई H1, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी तो इंक्रीज ही हुई है आपकी। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड आप निकाल लो, ठीक है। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड फ्रॉम A टू B।
तो मास पर सेकेंड आप कुछ इस तरह से कंसीडर करके चलेंगे। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड फ्रॉम ए टू बी। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो भाई। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh, तो आपके पास mgh2 माइनस mgh1। आपने मास जो लिया है ना वो मास पर यूनिट टाइम लिया है, तभी ये पोटेंशियल एनर्जी पर सेकंड हो सकती है, अदरवाइज तो ये मास का मास ही रह जाएगा। यहाँ पे आप लिख देना कि यहाँ m जो है ना वो मास पर सेकंड है। इसी तरह से इंक्रीज भी निकाल दो भाई, काइनेटिक एनर्जी में भी निकाल दो, वो क्या बेचारी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड कितना होगा, वेलोसिटी कौन सी ज्यादा है, v2 वाली या v1 वाली, ये देखो यहाँ पे लिखा आपने v2 वाली ज्यादा है, v2 वाली ज्यादा है तो हाफ m v2 का पावर 2 माइनस हाफ m v1 का स्क्वायर, ठीक है ना, हाफ m1 v1 का स्क्वायर। तो अब देखिए बच्चा, आप क्या कहोगे कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या कहता है आपको, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम आपको क्या कहती है भाई बच्चा पार्टी, वर्क एनर्जी थ्योरम आपको कहती है कि यहाँ पे जो टोटल वर्क डन पर सेकंड आया है आपका लिक्विड on the liquid by pressure energy, that will be equal to increase in potential energy per second plus increase in kinetic energy per second। यानी कि यहाँ पे जो प्रेशर ने काम किया है, प्रेशर ने कितना काम किया है, प्रेशर ने वर्क किया है P1, ये रहा ऊपर बैठा इक्वेशन 1 में, तो ये जो वर्क था वो आपके पास था P1 इंटू वी माइनस P2 इंटू वी, that should be equal to increase in kinetic energy plus increase in potential energy। तो increase in kinetic energy और potential energy की वैल्यूज आप लिख दीजिए, mgh2 minus mgh1 that is increase in potential energy plus half mv2 का पावर 2 minus half mv1 का पावर 2, this is increase in पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया और दूसरा इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी आपके सामने आ गया। तो अब यहां से आप जो प्लस प्लस वाली टर्म एक साइड कर लो, माइनस माइनस वाली टर्म एक साइड कर लो, तो यहां से P1 इंटू वी, इसको इधर ले आओ भाई, प्लस mgh1, इसको भी उधर ले जाओ भाई, प्लस हाफ mv1 का पावर 2 दैट इज इक्वल टू P2 इंटू वी प्लस कितना mgh2 प्लस कितना हाफ mv2 का पावर 2। ये आपके पास आ गया भाई P1 इंटू वी प्लस mgh1 प्लस हाफ mv1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 इंटू वी प्लस mgh2 प्लस हाफ mv2 का स्क्वायर। m से डिवाइड कर दो थ्रू आउट, m से डिवाइड करो हर जगह, m से डिवाइड करो जी, m से डिवाइड करो, m से डिवाइड करो। ये वॉल्यूम अपॉन मास, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, तो ये आपके पास आ गया P1 डिवाइड बाय रो, मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, तो इसका उल्टा है वॉल्यूम अपॉन मास, तो वॉल्यूम अपॉन मास उल्टा है, तो अब 1 अपॉन रो लिख दो, प्लस GH1 प्लस हाफ V1 का पावर 2 दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल आया, P2 अपॉन वॉल्यूम अपॉन मास, तो वो आपका होगा 1 अपॉन रो, प्लस m से डिवाइड हो गया GH2 प्लस कितना हाफ V2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या होता है भाई बच्चों, आपको याद हो तो प्रेशर अपॉन डेंसिटी, ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास होता है कि नहीं होता, ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास है। तो ये आपके पास यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि P अपॉन रो प्लस G इंटू H1 मत करो, प्लस हाफ V का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आई है, कांस्टेंट आई है, कांस्टेंट आई है, इसकी वैल्यू क्या आई है बच्चा, कांस्टेंट आई है।
अब ये P बाय रो क्या है? P बाय रो है आपके पास प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी आपको याद होगा ये क्या आती थी? प्रेशर एनर्जी किसके पर यूनिट मास? पर यूनिट मास, पर यूनिट मास प्लस GH। GH क्या है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, पर यूनिट मास, और प्लस हाफ V स्क्वायर, दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, और इन सभी की वैल्यू क्या आई है? कांस्टेंट आई है। इन सभी की वैल्यू कांस्टेंट आई है, मतलब प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, इन सभी की वैल्यू कांस्टेंट आई है। और यही है आपकी बर्नौलीज थ्योरम की स्टेटमेंट कि द सम ऑफ थ्री एनर्जीज per unit mass remains constant, remains constant. The sum of three energies per unit mass remains constant. This is the statement of Bernoulli's theorem. तो बच्चा पार्टी इसको एक बार बड़े ही ध्यान से पढ़ के देख लें, ठीक है। इसमें अगर कोई डाउट आए तो अभी अभी मेरे को बताएं कि सर आपने ये काम यहाँ पे ये बात कैसे कर दी, ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। तो फटाफट से सभी बच्चे मेरे को बता दें कि क्या इसमें कोई डाउट आ रहा है आप लोगों को। हाँ जी, सभी बच्चे फटाफट से बताएं बेटा। हाँ नहीं, वैसे तो देखो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखते हो ना तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है, ठीक है ना बेटा। देखो बच्चों, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से कवर करोगे ना इसे तो ये आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा जाएगा, ठीक है।